अच्छा भाई, तो मैंने ऑब्वियसली आप बिट लेट बट आपको एक होमवर्क दिया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने उसको अटेम्प्ट भी किया। तो इस सवाल की पहले रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी क्या। वो सबसे पहले कह रहा है कि भाई आप बताएं कि कंट्रोल वीकनेसेस कौन सी हैं इन द अबव सिचुएशन और एक्सप्लेन करें उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट। अच्छा, जब आपने कंट्रोल वीकनेस निकाल दी, पोटेंशियल इम्पैक्ट बता दिया, उसके बाद आप बताएं कि मैनुअल और आईटी कंट्रोल जहां पॉसिबल हो। अब ऑब्वियसली इट इज नेसेसरी कि आप हर जगह आईटी कंट्रोल लगा पाएं। और फिर वो कह रहा है कि जब ये काम हो गया तो आप उस पर सब्सटैंडिव प्रोसीजर क्या करेंगे। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स थी। कुछ लोग पहली 2 में ही मर गए थे, कुछ तीसरी तक पहुंचे और गलत तक पहुंचे। तो खैर एनीवेज, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑनलाइन वालों आप भी बताएंगे। सही है जी, वो चेक हो रहे हैं, बाकी और भी मिल जाएंगे वो चेक होके। कंप्लीटली ग्रेजुअली हो रहे हैं बट हो रहे हैं, पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको पहले। चलें, अब मैं जिससे पूछूंगा बीच में नहीं बोलना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सही है, इधर फोकस के साथ। अनीब मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज अ मिड साइज कंपनी स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटीरियल्स। अच्छा भाई, एक इको फ्रेंडली का मतलब यह है कि पोल्यूशन वगैरह के बगैर। अच्छा, ओवर द पास्ट ईयर्स द कंपनी हैज रिसीव्ड सेवरल गवर्नमेंट ग्रांट aimed at promoting sustainable business practices and development of a green technologies। यानी वो ये कह रहा है कि भाई सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी से चल रहे हैं हम, कोई ऑयल वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, ना पोल्यूशन हो रहा है, हम सस्टेनेबल एनर्जी पे जा रहे हैं। इस बेस के ऊपर इसको ऑल टुगेदर गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट रिसीव होती है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस, ताकि इसको प्रमोट किया जाए। ये बात हो गई। आगे, these grants are specifically related to the acquisition and development of a new machinery and equipment designed to reduce the company's carbon footprint। अच्छा, अब मुझे लगता है कि यहां पे केस है ग्रांट, अब तक तो बेसिक ओवरव्यू है कि चल क्या रहा है इस कंपनी के अंदर, ये एक ओवरव्यू है। सही है। अच्छा, अब अभी इसमें कोई रिस्क नहीं छुपा हुआ एज ऑफ नाउ। हम तो क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ऑडिट रिस्क नहीं पूछा, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आपसे ये पूछा कंट्रोल वीकनेस क्या है। तो ऑडिट रिस्क एक अलग चीज है। ऑडिट रिस्क होता तो आप ये बोलते कि देयर इज अ रिस्क दैट ग्रांट माइट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम व्हेन रिसीव्ड, तो वो रिस्क होता है। यहां पे मैंने ऑडिट रिस्क आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है सवाल के अंदर जो कंट्रोल्स हैं ओवर दिस, उसमें डेफिशिएंसी निकाल के बता दो। जो बच्चे मैंने देखे तो उसने ये भी लिखा था कि भाई देयर इज अ रिस्क ग्रांट एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड ना हुई हो। भाई वो ऑडिट रिस्क है, मैंने आपसे ऑडिट रिस्क का सवाल ही नहीं किया। मैंने आपसे ये पूछा है कि मुझे बता दो इस सिचुएशन में जो इसको केटर करने के लिए कंट्रोल्स लगाए गए हैं, क्या वो कंट्रोल्स इसके लिए एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो बता दो। क्लैरिटी है। चलें, और फिर मैंने कहा कंट्रोल भी सजेस्ट कर दो कि जो आपको लगता है कि होना चाहिए। आगे जी, ग्रांट एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू विद गवर्नमेंट विच इज रिव्यूड एंड साइंड बाय द एडमिन पर्सनल। अच्छा, अब एक तो ये हो गया हिसाब किताब। मैं यहां पे रुक के फरजान तुमसे पूछूं तो मुझे बताओ इसमें क्या कोई डेफिशिएंसी है? क्या डेफिशिएंसी है? क्यों? तो एप्रोप्रिएट पर्सनल फिर कौन होगा? अच्छा भाई, ये कह रहे हैं फाइनेंस रिलेटेड बंदा होगा और हेड ऑफ फाइनेंस होगा, ऐसा ही है भाई? अच्छा, ये चीजें दोनों गलत हैं। लीगल का बंदा होना चाहिए, क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजीज हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस का लिखा था? हाँ, तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लिखा है तो तुम बोल दो बेटा मैंने खेला, तू खेलता था। बताओ, देखो इसको, अब देखो यहां पे ये गलतियां थी ना। अब सेग्रीगेशन और ड्यूटीज मैंने माना होनी चाहिए। देखो आप ये सोचो कि एडमिन का जो बंदा है, आपने बोला फाइनेंस पे चिपका देते हैं, वो अप्रूव करेगा। देखो एक बात याद रखना, एक बंदा जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको वो काम करना होता है। इसको हम ईवाई की जबान में कहते हैं कंट्रोल एट्रीब्यूट, कंट्रोल की खुसूसियात, कि क्या वो कंट्रोल परफॉर्म करने के लिए
वो बंदा एलिजिबल है भी या नहीं भी। अच्छा, रेलेवेंट पर्सन लिखेंगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलने, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। रेलेवेंट नहीं ना, देखो हम तो ये कह रहे हैं ना, आप तो उसमें उसको समझ आती है बात कि आप टू बी करा के निकल गए, कि आपको हाँ नाम याद नहीं है। चलो प्रोबेबली वो अगर कहीं 49.5 पे आ रहे होगे तो 0.5 उस पर दे देगा वो, सही है, ये वैसे बता रहा हूँ इधर। बट हम कह रहे हैं कि हमें जब तमीज़ और तहजीब है इस चीज़ की तो हम सही लिखेंगे। हम बोलेंगे कि भाई ये जो एडमिन डिपार्टमेंट का बंदा है इसके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं होंगी, ऐसा ही है, इसके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं होंगी कि वो एग्रीमेंट को सही तरीके से परख पाए। अच्छा, एक और चीज़, तो हमने कहा कि भाई इसके लिए रेलेवेंट बंदा कौन होना चाहिए, लीगल डिपार्टमेंट का कोई लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए। अब एक्सपर्ट लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे लीगल एक्सपर्ट, जिसका ये काम है इसको सही करना। चलो अब अहमद इस पे इम्प्लीकेशन क्या है, चलो ये तो बता दिया ना कि ये डेफिशिएंसी है, इम्प्लीकेशन क्या है? नहीं, गलत। कंप्लायंस चेक करेगा तो वो तो बात की बात है, एग्रीमेंट साइन करते वक्त चांसेस ऑफ एरर, फजूल, गलत। मैं आपको बताता हूं ना, नहीं, मुझे लगता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर लेना एक बार इसको, नॉन कंप्लायंस तो बाद में होगी ना, पहले तो साइन हो रहा है, तो इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करते हैं, सुनो, इसको कनेक्ट ऐसे करते हैं, आप ये बोलें कि दैट रेलेवेंट पर्सन माइट एग्री टू द दैट टर्म्स और कंडीशन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल। देखो अगर लीगल का बंदा होगा बोलेगा भाई क्या लिखा है, ये नहीं हो सकती मीट। तो एक बंदा अगर लीगल टर्म्स को समझता होगा तो वो सही तरीके से देखेगा कि हाँ भाई ये कंडीशन अचीवेबल है भी या नहीं है। अदरवाइज तो एडमिन के बंदे को क्या पता, वो तो सारी चीज एग्री करके बैठ जाएगा। तो एग्रीमेंट होना चाहिए रियलिस्टिक कंडीशंस के ऊपर। तो अभी कंडीशंस की कंप्लायंस की बात नहीं कर रहा मैं, कंडीशंस की ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूं। तो वो ड्राफ्टिंग तभी सही होती है जब एक रेलेवेंट एक्सपर्ट उसको देखेगा। तो कहने का मतलब है हम इसमें इम्प्लीकेशन ये लिख सकते हैं कि वी माइट एग्री टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच कैन नॉट बी फुलफिल्ड, व्हिच कैन। तो पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है तो अल्लाह की कसम है, सच बताओ कितने लोगों ने गलत लिखा, खुशी हुई इधर। चलें, तो कहने का मतलब यह है कि भाई आपने सोच के देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि सवाल सीम्स टू बी इजी बट इट इज नॉट दैट इजी। सही है, आपको गलती पिक हो गई, बट आपने उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो सही बतानी है। चलें, ये तो हो गया इस पे आपका ऑल टुगेदर, एक आपने उस पर सजेशन भी दे दी, इम्प्लीकेशन भी हो गया, ये भी हो गया। चलें आगे, रिसीट ऑफ ग्रांट is recorded by the accounts clerk and accounts clerk monitor the compliance with the grant conditions. अच्छा, आप कह रहे हैं कि there is a lack of segregation of duties between the person who monitors the grant and the person who is recording the grant. तो चलो ये तो आप लोगों ने सही लिखा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मसला है, सेम बंदा करना नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? यानी वो अगर टेक्निकली हम ये कहें कि वो अगर एंट्रीज कर रहा है तो उसको सही तरीके की नॉलेज नहीं होगी और वो कंप्लायंस कैसे ही बता पाएगा। अच्छा, तो इसके लिए यस, अब इसके लिए आपने कंट्रोल सजेस्ट करना है कि देयर शुड बी अ segregation of duties and the compliance department who should be monitoring this कि कितनी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। पहले बताओ ये बात समझ आती है? अच्छा, आप वैसे अगर सोचें, यस, इसके बाद वो कह रहा है कि ग्रांट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ। अच्छा, तो ये तो बोला जैसे ही मैंने परचेज ऑर्डर रेज किया। अच्छा, एक यहाँ पे शाफिर ने लिखा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। देखो यहाँ पे मैंने एसेट की प्रोटेक्शन की बात ही नहीं की, यहाँ पे हम कह रहे हैं ग्रांट की रिकॉग्निशन। तो ग्रांट के ऊपर कंडीशंस है, मैंने फिक्स एसेट की बात नहीं की है।
हम कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या कंट्रोल्स लगाए गए हैं, उस पे देख रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज इनकम एट द टाइम ऑफ रेजिंग परचेज ऑर्डर। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ग्रांट शुड बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट एज इनकम व्हेन द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। फ्रॉड नहीं है, वो तो नादान है ना, उसको अकाउंटिंग का मसला है। अच्छा देखो, अगर फ्रॉड होता भी, इस सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी कैन नॉट, अगर मैं बोलता ना रिस्क बताओ तो फ्रॉड रिस्क आता। यहां पे तो आप कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल रिस्क है, कि क्लर्क को दिया हुआ है तो वो ट्रस्टी क्या करता है, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है इनकम पार्क कर लेता है, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर इसकी इंप्लीकेशन बताओ तो इंप्लीकेशन ये है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, यही है ना इंप्लीकेशन, तो यही है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिकॉग्नाइजिंग इनकम बिफोर द कंडीशंस आर मेट या सेटिस्फाइड, ऐसा ही है। इस पे आ जाओ कंट्रोल्स पे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ कंट्रोल जी, इस पे कंट्रोल क्या हो सकता है? आईटी कंट्रोल, कैसा कंट्रोल लगा सकते हैं? नहीं, ये तो आपने जनरल कंट्रोल बता दी है, कि तो आपने जनरल कंट्रोल बता दी है, लिमिट चेक कंट्रोल नहीं। ये बात बताई ना शफक ने यहाँ पे, ओहो गेम हो गई है। सुनो, इन्होंने बोला कि एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल लगाओ कि जब तक उसका एसेट ना होगा तब तक ग्रांट रिकॉर्ड नहीं होगी। ये गेम है, ये है एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल। अब देखो तुमने सही यूज किया ना उस कंट्रोल का, बेहतरीन यार। अब सुनो, ऐसा है पीडीसीएल में, पीडीसीएल को ना ऑल टुगेदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटरली, पीडीसीएल को यूएसएफ से, यूनिवर्सल सर्विस फंड से ग्रांट रिसीव होती है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ नेटवर्क, और यूफोन को भी रिसीव होती है। वो आप अकाउंट्स में देख सकते हैं, आप जाके, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। सुनना, होता क्या है, उन्होंने कंट्रोल लगाया हुआ है। उन्होंने कंट्रोल ये लगाया हुआ है कि जब भी, पहले कहानी समझना ताकि आप उसको लिंक कर पाए। उसने कंट्रोल ये बनाया हुआ है पीडीसीएल ने कि जब भी ग्रांट रिसीव होगी तो एक बंदे की ड्यूटी लगाई गई है कि हमने एक स्पेसिफिक जीएल पार्क किया हुआ है, स्पेसिफिक। अच्छा, अब जब वो कैश डेबिट करेगा, ग्रांट तो रिसीव हुई है, सिस्टम उसको प्रिवेंट करता है कि कहीं और एंट्री पार्क करने से। हमने स्पेसिफिक जीएल खोल दिया है, यानी ग्रांट के पैसे एक जीएल में रिकॉर्ड होंगे जो लायबिलिटी का जीएल है, जिसका नाम है डेफर्ड ग्रांट। ये इसी में ही बुक होगा, इसके अलावा बुक नहीं होगा। देखो कैश तो आ गया, डेफर्ड तो बुक होना है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक स्पेसिफिक जीएल खोल लें जो ग्रांट के पैसे उस स्पेसिफिक जीएल में जाके पार्क और कहीं और पार्क करना अलाउड? इसको हम कहते हैं लिमिटेड एक्सेस राइट्स। क्या कहते हैं? आप उस बंदे को जिसकी ग्रांट रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी है उसको किसी और जीएल का एक्सेस ही ना दो। यानी इसका मतलब यह है कि वो बंदा जो एंट्री करेगा उसकी एंट्री सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएगी, ग्रांट के अकाउंट में। किस अकाउंट में जाएगी? डेफर्ड ग्रांट के अकाउंट। पहले तो बात समझ आ रही है, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना। तो यही तो आईटी कंट्रोल है कि आपने उसको लिमिटेड एक्सेस राइट्स दे दिए। अच्छा, अगर उसको मैं सारे जीएल्स के एक्सेस दे दूं तो वो तो कहीं भी एंट्री पार्क करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कंट्रोल हम सेल्स में भी लगा सकते हैं, तो आप हर एरिया पे लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है लिमिटेड एक्सेस राइट्स का मतलब उसके बाद राइट्स लिमिटेड है कि आपने उसको स्पेसिफिक एरिया तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर वो ग्रांट रिकॉर्ड करेगा तो इनकम के जीएल में जा ही नहीं सकती, क्योंकि इनकम के जीएल का उसके पास एक्सेस ही नहीं है। पहले बताओ बात समझ आती है? फिर पीडीसीएल ने क्या किया हुआ जरा सुनना, उसने लगाया हुआ है एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल। अच्छा, अब जो डेफर्ड ग्रांट में आ गया ना यहां पे, प्लीज सुनना, ये इनकम के तौर पे रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता, यानी रिवर्स ही नहीं हो सकता अगर इसको यूं स्पेसिफिक कहूं, जब तक इसके ऊपर कोई एसेट मैप ना हो जाए। अच्छा, एसेट की मैपिंग का मतलब होता है टैगिंग, कि अगर ये ग्रांट है तो किसी एसेट के लिए होगी ना, और जब तक वो एसेट नहीं आता तो हमने लगा दिया कौन सा कंट्रोल?
वेरी गुड यार, एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल। एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल ये करेगा द ग्रांट इज नॉट अलाउड टू बी रिवर्स्ड टिल द टाइम एसेट इज अवेलेबल, टिल द टाइम एसेट इज अवेलेबल। तो पहले बताओ क्या ये लॉजिक समझ आती है? अच्छा, अब फिर आप इस पे बोलें कि भाई मैं कंट्रोल ये लगा सकता हूं मेकर चेकर प्रिंसिपल का, कि अब मैं डेप्रिसिएशन के रेट के ऊपर, यानी मैं देखूंगा कि भाई जितना डेप्रिशिएट हो गया उतनी ग्रांट रिवर्स हो जानी चाहिए। पर अगेन ये सिस्टम ग्रांट को रिवर्स करने कब देगा? अच्छा, इस पे आप बोलो, इस पे मैं लिमिट चेक कंट्रोल लगा सकता हूं। कैसे? जितना डेप्रिसिएशन बुक हुआ उतना प्रोपोर्शनेट ग्रांट रिवर्स हो जाएगी। तो मैंने ये बता दिया कि इससे ऊपर ग्रांट रिकॉग्नाइज। तो अब देखो वही जो मैंने आपको कंट्रोल्स के नाम बताए थे उसको यहां अप्लाई करके दिखा दिया। तो दीज आर द कंट्रोल्स दैट यू कैन सजेस्ट। तो मैं कह रहा हूं एग्जामिनर यहां तक पहुंचा नहीं है ऑब्वियसली, उसको हो सकता है आइडिया आ जाए कि भाई मैं इनसे आईटी कंट्रोल्स पूछ लूं कि इस सिस्टम के ऊपर मुझे आईटी कंट्रोल लगा के दे दो। पर आप सिर्फ सोच लेना कि वही कंट्रोल्स कहां कहां यूज हो सकते हैं। तो पहले बताओ कि ये बात समझ आती है, क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जानी, जल्दी से जल्दी से। हाँ जी, इनपुट ऑथराइजेशन। सर इनपुट ऑथराइजेशन और लिमिटेड एक्सेस में डिफरेंस है? बिल्कुल है ना, मतलब यही तो है कि इनपुट ऑथराइजेशन का मतलब है उसको इनपुट करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। लिमिटेड एक्सेस तो आप पूरे सिस्टम पे लिमिट कर सकते हो ना, पर अगर वो सिस्टम में घुस गया, किसी और जीएल में एंट्री नहीं कर सकता, तो ये एक इनपुट ऑथराइजेशन है क्योंकि उसके पास इनपुट करने की अथॉरिटी नहीं है। लिमिट चेक, रेंज कंट्रोल। अच्छा, शफक की तरफ से आया है, डेफर्ड ग्रांट इनकम शुड बी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग लाइफ और अ यूजेज परसेंटेज ऑफ एसेट। सर क्या ये हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा भाई इधर सुनना, इधर जानी, शफक ने ये लिखा है लिमिट चेक और रेंज कंट्रोल, डेफर्ड ग्रांट इनकम शुड बी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग लाइफ। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि शफक इसमें लिमिट चेक कैसे आपने अप्लाई किया? देखो ये नहीं करना कभी जिंदगी में हेडिंग डाल दी और अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया। आपको बयान करना पड़ेगा कि मैं लिमिट चेक कंट्रोल लगाऊंगा कैसे और रेंज टेस्ट लगाऊंगा कैसे। इसमें एक बात बता देता हूं तुम्हें, लिमिट ऑफ लाइफ पे भी लगा सकते हो। लिमिट ऑफ, यानी देखो वो तो सॉफ्टवेयर की मैपिंग है ना, वो तो सॉफ्टवेयर की मैपिंग है। इसमें रेंज कहां से लगा रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लिमिट लगा दो इसके ऊपर कि अगर मेरे पास इस एसेट का बैलेंस नहीं आ रहा तो ग्रांट भी अपीयर होनी, ये लिमिट चेक कंट्रोल हो गया। अच्छा, पर इसका मकसद फिर उलट होगा कि जितना मेरा एसेट डेप्रिशिएट होता जा रहा है उतनी मेरी ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज होती जा रही है। यानी ग्रांट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिमेनिंग एसेट, डेफर्ड ग्रांट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, इसलिए आप लिमिट चेक कंट्रोल लगा रहे हो। एग्रीड है? बात समझ आती है? अच्छा, अगर एक बच्चा बोले सर मुझे बैच टोटल लगाना है, क्या लगाना है? तो मतलब वो सिस्टम में आप अलाइन कर दें। आप ऐसे अलाइन करेंगे, बोलें जितने भी डेप्रिसिएशन है उन एसेट्स से रिलेटेड जिसकी ग्रांट आई है वो उन एसेट्स के बैच को इन ग्रांट के टोटल से क्या करे? मैच करे। वो आपस में परसेंटेज वाइज सेम होने चाहिए। पर अगेन डोंट गो सो मच कॉम्प्लेक्स, आप सिंपल बता दो, आपका काम हो जाएगा। आपको 1 2 3 कंट्रोल बताने हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। वो आपको बोलेगा कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें बताओ आईटी कंट्रोल कैसे लगेगा। या तो अगर इसमें मैनुअल लगाना होता तो क्या करते हैं आप? मैनुअल कंट्रोल में होता ना मेकर चेकर प्रिंसिपल लगा दो, एक बंदा उसको कैलकुलेट करेगा, दूसरा बंदा उसको रिव्यू करेगा, खत्म हो गई बात। पर हमने उसको अभी ऑल टुगेदर लिंक किससे कर दिया? आईटी से। क्लैरिटी है? अच्छा जी, चलें ये बात समझिए। सर व्हाट इफ द एंटिटी इज यूजिंग नॉमिनल मेथड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट? अच्छा भाई, तो तब भी एग्जिस्टेंस चेक चलेगा? इन्होंने बोला सर मैं अकाउंटिंग में ना तफरीक करती हूँ कि नॉमिनल मेथड, नॉमिनल मेथड का मतलब पता है कि एसेट में नेट कर दो। अच्छा, तो एसेट में नेट कब होगा? जब एसेट होगा। जब एसेट होगा तो मैं एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल फिर भी लगा दूंगा। वंस द एसेट इज अपीयरिंग अगेंस्ट द ग्रांट इट शुड बी ऑटोमेटिकली नेटेड अगेंस्ट द एसेट। और फिर उसके बाद तो डेप्रिसिएशन के कंट्रोल है ना, फिर तो मुझे ग्रांट का सोचने की नीड ही, अच्छा क्यों नहीं है नीड? वो तो वैसे ही नेट हो गया। तो ये तो और ज्यादा आसान है।
डेप्रिसिएशन पे कंट्रोल लगाओ जो लगे हुए, एग्रीड है, वो तो लगे हुए कंट्रोल, दैट्स इट। अच्छा, अगर मैं पीपी का डेप्रिसिएशन बुक करता हूं और मुझे ये डर है कि मेरा डेप्रिसिएशन मेरी कॉस्ट से ऊपर ना निकल जाए, तो भी कॉन्ट्रा कंट्रोल लग सकता है। लिमिट चेक कि डेप्रिसिएशन इज ओनली अलाउड टू बी रिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, लगाओ लिमिट चेक। मैं तो कह ही रहा हूं कि भाई ये रट्टा नहीं लगाओ कि लिमिट चेक कंट्रोल, तो भाई इसका यूजेज है कि जहां आप सोचो वहां अप्लाई हो सकता है, रेलेवेंट, एग्रीड है, पक्की बात है। ऑनलाइन मतलब प्लीज बता दो। अच्छा, अब एक चीज, एक कंपनी है, अभी मैं FAR 2 में तुम लोगों को सिखाऊंगा। अभी कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये बताया होता है, बताना चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है, लोकल सेल्स कितनी है, डिस्काउंट्स कितने हैं, ये सारी चीजें आपने बतानी होती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अच्छा, तो अगर मेरी रिपोर्टिंग ऐसी है, सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें, कि मेरी रिपोर्टिंग ऐसी है कि यार सेल्स हो रही होती है, लोकल भी, एक्सपोर्ट भी, डिस्काउंट्स भी आ रहे होते हैं, तो आई थिंक मैं बैच टोटल तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। नहीं आई बात समझ? अच्छा, बैच टोटल कैसे लगेगा? एक्सपोर्ट अलग कर देगा, नॉर्मल सेल्स अलग कर देगा, डिस्काउंट अलग कर देगा, सीधा सीधा उठा के फाइनेंशियल में चिपका देना। इट विल मेक योर वर्क इजियर, राइट? पर ये कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। इस सिस्टम पे जनरली कंट्रोल्स होंगे, बिल्कुल होंगे, और ये एप्लीकेशन कंट्रोल है बैच टोटल का, सिंपल। अच्छा, फिर एक नया कानून पास हो जाए कि सेल्स टैक्स भी आपने अलग से दिखाना है, नहीं तो फिर हम क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ ना, अबे रिक्वेस्ट करेंगे, चस्सियों फीचर ही नहीं है, तो फीचर डलवाने के लिए खुद चेंज कर दूं या रिक्वेस्ट होगा, लॉग बनेगा, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो मैं तो सिर्फ सोचने का सलीका दे रहा हूं कि भाई ये हो सकता है, अदरवाइज तो कल मैं जनरल कंट्रोल सिखा चुका था। आप जरा सोचें कि अगर मैं इन अलग अलग कंट्रोल्स को जगह जगह लगाना चाहूं तो वह एप्लीकेशन कैसे हो सकती है। क्लैरिटी है? तो आगे ऐसे सवालात और आएंगे, जलील होते रहोगे, सही होता रहेगा। सही बात है ना? इसीलिए तो आयो। इधर चलें, हाँ भी कह रहे हो, इधर चलें। अच्छा, अब मुझे बताओ आगे, गवर्नमेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ये मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। गवर्नमेंट रिक्वायर पीरियोडिक रिपोर्ट्स of the expenditure incurred which is prepared and submitted by the admin personnel monthly। अच्छा, अब हम पूछते हैं हमारे मित्र, चले जी जल्दी, इसमें क्या मसला है? या हो सकता है मसला ना भी हो सकता है मसला ना भी हो। हाँ जी, भाई की अंग्रेजी की ड्राफ्टिंग देखी है, खतरनाक। इसमें ये मसला है कि जैसे क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट जब आई थी तो एडमिन पर्सनल ही उससे वो रिव्यू कर रहा था और साइन भी कर रहा था, अब ये ही उसको रिपोर्ट बना के दे रहा है वापस, मंथली रिपोर्ट उसी की एक्सपेंडिचर्स की जो सही है। देखो, पहले इन्होंने कहा कि सर एक यही बंदा साइन भी कर रहा है, यही बंदा कंप्लायंस भी चेक कर रहा है, यही बंदा रिपोर्टिंग भी कर रहा है, तो क्या ये सेग्रीगेशन और ड्यूटीज का पहला मसला है? अच्छा, और ऐसा हो सकता है कि अगर इसने कोई कंप्लायंस नहीं कोई तो ये झूठ बोले, क्योंकि जो अलग अलग बंदे होते हैं वो तो रिव्यू करके देते हैं ना। अब ये बोलेगा यार मैंने तो कंप्लाई नहीं किया, अब मैं क्या करूं, तो अब ये रिपोर्टिंग भी गलत करेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। पहले बताओ, ये इंपैक्ट के साथ समझ आती है बात? अच्छा, अब एक चीज आ गई, ये बिल्कुल सही बताया इसने, तो रिकमेंडेशन क्या होगी फजान? ये सही लिखा, मिस्टेक्स में गो अनडिटेक्टेड, और अनडिटेक्टेड क्यों होंगी? सेम बंदा कर रहा है। चलें, ये तो यहां तक तो सही पहुंच गए। नहीं, सेग्रीगेशन और ड्यूटी तो होनी चाहिए। फातिमा ने यहाँ पे लिखा है, सुनना, फातिमा ने यहाँ पे लिखा है कि जो बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट में फिक्स एसेट दिखता हो उसको बनानी चाहिए रिपोर्ट। एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर, उसको पता होगा एक्सपेंडिचर कितने। अच्छा, एडमिन वाले को क्या पता? वो तो सारी चीजें फाइनेंस वाला देख रहा है ना कि टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं। तो मुझे लगता है वैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर है ना तो एक्सपेंडिचर एसेट वाइज होंगे, हर एक प्रोजेक्ट के अलग अलग होंगे। कौन सा आईडी कंट्रोल लग सकता है? बैच टोटल। यहां लग सकता है बैच टोटल। आप बैच टोटल बनाए ग्रांट वाइज कि इस ग्रांट के अगेंस्ट में कितना खर्चा हो चुका है, इस ग्रांट के अगेंस्ट में कितना खर्चा हो चुका है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली
आप उसको प्रोजेक्ट वाइज टैग कर दें और वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स आपको बैच की निकाल के देता रहेगा। तो क्या यहाँ पे बैच टोटल लग सकता है? अच्छा, मेरा ये मकसद है कि मेरा एक्सपेंडिचर मेरी रिसीव्ड ग्रांट से ऊपर ना जाए। लिमिट चेक यानी अगर मैं पोस्टिंग करने की कोशिश करूंगा, पीओ बनाने की कोशिश करूंगा, वो नहीं बनेगा। एग्रीड है? लिमिट चेक लगा दो। तो जैसा मकसद वैसा कंट्रोल, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था शुरू में कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या लगाएंगे? कंट्रोल। तो आप पहले सोच ले मकसद क्या है। मकसद है रिपोर्टिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द डिफरेंट ग्रांट्स। तो यू कैन अप्लाई अ बैच टोटल एज वेल, वो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो जाएगी। पर इसको करना किसने है? फाइनेंस के बंदे ने, फिक्स एसेट के बंदे ने, जो ये अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ ये सेम बंदा कर रहा है तो आई थिंक मिस्टेक्स में गो अनडिटेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे शाफे कह रहे हैं सर लॉग प्रिपेयर्ड होगा। आई डोंट थिंक सो लॉग यहाँ पे रेलेवेंट है। लॉग का यहाँ पे कोई है, सिस्टम चेंजेस तो नहीं हो रहे ना, या सिस्टम में कोई अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है? ये तो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। अच्छा सर, ये भी तो हो सकता है ना कि मिस क्लासिफाई एक्सपेंस कर दे, लाइक वो एक्सपेंस इंक्लूड कर दे जो कार्बन एमिशन के लिए है ही नहीं है। भाईजान वो ये कह रहा है कि एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर बना दिया, यानी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये रिपोर्ट किसको बनानी चाहिए? फाइनेंस वाले में, वो भी फिक्स एसेट के बंदे को। अच्छा, फाइनेंस में तो सेल्स वाला भी बैठा होगा, तो क्या सेल्स वाला देखा फिक्स एसेट वाला? ही हैज दैट नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज, उसके पास वो नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज होंगी जो कि ये बता पाए कि हाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और वो देख दाख के सारे अपलोड हो रहे होंगे वहाँ पे। और बैच टोटल तो आई थिंक आपका काम और आसान कर देगा। अच्छा, ये भी तो रिस्क हो सकता है, तुम मुझे बताओ। रिस्क बता रहा हूँ, नॉट कंट्रोल बता रहा हूँ, मैं रिस्क बता रहा हूँ। रिस्क ये भी तो हो सकता है ना कि एक ग्रांट की रिपोर्टिंग दूसरी में हो जाए, दूसरे की तीसरी में हो जाए। पर क्या यही चीज बैच टोटल केटर कर देगा? जो जहां जहां एक्सपेंस गया है, एक्सपेंडिचर गया है, वहां से खुद ही ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। क्लैरिटी है? तो दिस इज हाउ बैच टोटल विल लाइफ मेक ईजियर। यानी सीधी सी बात है, वो आसान कर देगा आपके लिए कि सीधा सीधा टोटल बताएगा, आप खाली रिपोर्ट कर दो, तो वो भी अप्रूवल के बाद। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ। तो अगर ये सवाल, अच्छा फिर इसके अंदर प्रोसीजर्स भी हैं। तो आई थिंक सबसे पहले मैं उससे शेड्यूल ऑफ ग्रांट लूंगा, उसकी मैथमेटिकल। अच्छा, फिर सैंपल बेसिस पे ग्रांट एग्रीमेंट लूंगा और देखूंगा ग्रांट अमाउंट के बैंक स्टेटमेंट में आई, और फिर सेम के लिए देखूंगा क्या वो डेफर्ड के लिए रिकॉर्ड हुई, और जिस पे नहीं अब सुनना, और जिसके ऊपर अमोर्टाइजेशन बुक हुई हुई है ग्रांट की, देखूंगा क्या उन एसेट्स की रिसीट हुई, और फिर रिकैलकुलेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, और फिर क्लोजिंग बैलेंस रिकैलकुलेट कर लूंगा। मतलब जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना, वही आपने प्रोसीजर्स में लिखना है। तो कोई ऐसा जिसने ये प्रोसीजर्स लिखे थे? पर सीक्वेंस समझ आती है? एग्रीमेंट, अमाउंट की इंस्पेक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन देखी, वो ऑब्वियसली रिलेटेड टू एसेट इसमें लिखा हुआ है। पैसे आते हुए देख लेंगे, और फिर देखेंगे क्या वो डेफर्ड में रिकॉर्ड हुआ, और फिर हम देखेंगे जो एसेट रिसीव हुए उसकी पहले हम देखेंगे जीआरएन, और फिर देखेंगे उसकी प्रोजेक्ट के ऊपर जो अमोर्टाइजेशन हो रही है बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर अमोर्टाइजेशन रिकैलकुलेट करके क्लोजिंग बैलेंस रिकैलकुलेट करेंगे, और फिर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर देख लेंगे, क्योंकि ग्रांट के अंदर आपने बताना होता है कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जो उन्होंने फुलफिल करनी है, तो वो नीचे डिस्क्लोजर आता है उसका। सैंपल ऑफ एक्सपेंडिचर्स की वाउचिंग करेंगे, नहीं वो पीपी में करेंगे। सैंपल ऑफ एक्सपेंडिचर की वाउचिंग कहाँ होगी? पीपी में होगी ना, वो तो पीपी की बात है, हम तो डेफर्ड ग्रांट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? पर अगर आप शाना बशाना दोनों साथ करना चाहते हैं, लिखने में कोई इशू नहीं है, लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सही है? अच्छा, तो ये रहा, हम एक एक करके रीड कर लेते हैं थोड़ा स्पीड में। ग्रांट एग्रीमेंट रिव्यूड एंड साइंड बाय द एडमिन पर्सनल हु मे लैक सफिशिएंट स्किल्स to understand the legal terminologies and may not be subject to matter expert. अच्छा भाई आगे, this will ultimately lead to loss to a company and unnecessary additional compliances as the company may be bound to agreement to fulfill conditions which actually company will not be able to comply. Grant agreement should be reviewed and signed by the, यही बात की थी हमने। अच्छा, अगर ये ऑल टुगेदर 3 नंबर का, तो इसमें से आप अपने आप को कितने देते हैं? ये हिस्सा
सिर्फ ये, बाकी दो सही लिखे थे। नहीं, ये चर्सियों ये भी गलत बताया था इम्पैक्ट। एक मिलेगा। चलो आगे। रिसीट ऑफ ग्रांट इज रिकॉर्डेड बाय द अकाउंट्स क्लर्क एंड अकाउंट, ये तो तुमने सही बताया होगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का, देयर इज अ लैक ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोल, नॉन कंप्लायंस माइट गो, ये कितने लोगों ने लिखा था, सोचा था? अच्छा, अब जो मैंने तुम्हें बात बताई, separate GL code should be created for the receipt of grant. Once the receipt is marked as the grant, system automatically parks entry into the, preventing user to record it in. चलो खैर पर पहले बताओ, अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आया कि आप ये ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, सही है? अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इधर। भाई मैं वैसे बता दूं, कल किसी ने पता नहीं किसी का वॉइस नोट भेजा था, जो पता नहीं कोई बता रहा था कि अब ये भी आ सकता है, ये भी कर लेना। वो पूछेगा कि, वैसे बता रहा हूँ, उससे किसी ने पूछा होगा, पता नहीं कौन सा टीचर, आई डोंट नो, किसी ने भेजा था, तो इकरा नाम की पता नहीं किसी ने भेजा था, सुनना। हाँ 20 मार्क्स की थ्योरी कह रहा था वो, और 20 मार्क्स की थ्योरी, मतलब बहुत ही अच्छे। सुनो, अब पूछ रहा क्या था वो, उसने बताया क्या, मैं तू भी वेरी क्लियर है, उसने बताया क्या, उसने बोला वो आपसे पूछेगा जनरल कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं। बहुत मुश्किल थे, कल किए थे, सही है? सुनना, एप्लीकेशन और जनरल में फर्क बता दो। अच्छा, मैंने बोला भाई ये तो पूछेगा तो बहुत खतरनाक चीज है। फिर वो बोलेगा कंट्रोल्स दे देगा, बोलेगा इसमें से प्रिवेंटिव को पहचानो और डिटेक्टिव को पहचानो। अच्छा ये तो हो गया, अब व्हाट इफ ये आ जाए आउट ऑफ द सिलेबस? तो कहने का मतलब ये है, कि वो आज देखो, मैं तुम्हारा वो फियर दूर कर रहा हूं कि तुमने थियोरेटिकल तो कर ही लिया ना, उसमें नहीं अंग्रेजी कुछ भी नहीं, आप ये बोलेंगे कि वो खाली कंट्रोल्स देगा, बोलेगा इसमें से बताओ प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कौन सा है। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो हम जब नॉर्मली सीख रहे थे वो तो मैंने नॉर्मल कंट्रोल्स में सिखा दिया था कि प्रिवेंटिव डिटेक्टिव क्या है, सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये कि उससे टेंशन नहीं लो, जो डेफिनेशंस याद करने की होती हैं वो तो आपको भी पता है, कि जैसे सैम्पलिंग के अंदर आपने कहा था कि भाई स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है, वो भी सिर्फ, पर अगेन फॉर 90 मार्क्स यू आर वर्किंग, 10% मार्क्स तुम वैसे ही अचीव कर लोगे। वो मैं अभी इंशाल्लाह बनवा देता हूं, तो खुद ही बना देता हूं मैं तुम्हें, कि जो तुम्हें स्पेसिफिक मुझे लगता है याद कर लेना चाहिए। हाँ, जो हल्का हल्का जो तुम्हें, मतलब याद भी मैं ये नहीं कहता तुम रीड करोगे तुम्हें मेमोराइज हो जाएगा, वैसे ही किया हुआ है। याद नहीं, मैं कह भी नहीं रहा ना, मैं इनकरेज करता हूं, मैं कह रहा हूं आप समझ के चले जाएं बस, सही है? तो इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन, उस पर आप टेंशन नहीं ले। वो पता नहीं कितने मिनट का पता नहीं वॉइस नोट था, मैंने भी लगा के साइड में रख दिया, मैंने कहा अब खत्म होगा। चलो, मैंने कहा कोई ऐसी चीज जो, मैं देखो भाई एक लर्निंग एक्सपेक्ट है ना, मैं चलो प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, और एक बंदा अगर थ्योरेटिकल भी देख रहा है तो हो सकता है मैं उससे कुछ बायन करके बता दूं तुम लोगों को, मुझे क्या मतलब उसमें मुसीबत है, वो तो अच्छी बात है। आखिर तक मैंने उसको कहा फजूलियात, हाँ, और बता दिया 20 नंबर का। तो आई थिंक इफ यू वांट टू फोकस ऑन 20 मार्क्स एंड यू कैन लीव द 80 मार्क्स, सही है? तो हमें फोकस किस पे करना है? मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन पे। चलें, अच्छा भाई सर इसे आईकेप के पास पे बनाने के लिए भेजें। हाँ बिल्कुल सही है, इधर। अच्छा भाई इधर प्लीज फोकस के साथ इधर सुनिएगा। अगला, ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज एन इनकम एट द टाइम ऑफ रेजिंग परचेज ऑर्डर, ये तो तकरीबन सबने सही लिखा होगा, हाँ या नहीं? अच्छा, दिस विल लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ये कितने लोगों ने लिखा था? नहीं, IAS 20 के मुताबिक क्या मतलब? उसको बोल रहा तू जाके खुद देख ले क्या होता है, सीधा बताओ। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, प्लीज सुनना आगे। IT control system should have a functionality where grant received should be tagged to the asset code. Whenever asset is depreciated, grant is automatically reversed and recorded as जो अभी। अच्छा, existence test control can be placed where asset is not available, grant is not allowed to be recognized as an, तो एग्जिस्टेंस चेक हो गया ना, कि ग्रांट इनकम में जाने ही तब शुरू होगी जब तक पहले वो एसेट को टैग ना हो जाए, और फिर एसेट को टैग होने के बाद वो मैप हुई हुई है उससे, जैसे जैसे उसका डेप्रिसिएशन आएगा वैसे वैसे ग्रांट इनकम रिकॉर्ड होती रहेगी। तो मतलब दिस इज हाउ PDCL डज,
उसने यही किया हुआ है। तो हमने भी मेरे ख्याल से मैनुअल कंट्रोल टेस्ट किए होंगे, आईटी की फंक्शनैलिटी, पूरी एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट किए थे। और हमने एप्लीकेशन कंट्रोल ऐसे भी टेस्ट किए थे, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और देखा उतना ही वो वहां से पिक कर रहा है यार, पर मैंने पता नहीं क्यों टेस्ट ऑफ 1 किया था। तो अगर कोई चेंज हुआ होगा तो जनरल कंट्रोल में पकड़ा गया होगा, उसका लॉग होना चाहिए। अच्छा अगर लॉग नहीं है, स्कोप लिमिटेशन आ गई। तो ऐसा हो सकता है, मैं एक थिंकिंग है, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह करे यहाँ तक जाए वो, और वो सिचुएशन बना के दे वाकई ऑडिट रिपोर्ट की, कि वो बोले कि भाई एक जनरल कंट्रोल है, बच्चा बोलेगा आईटी का सवाल आया, ओह आगे तक चल रही है कहानी, आखिर में जाके वो बोल दे कि लॉग्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं, बच्चा आईटी पे लग जाएगा, वो बोलेगा नीचे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बता दो। तो कहने का मतलब है आपको तो पता है ना कि वो क्या है, स्कोप लिमिटेशन है, पर उसमें ये लाजमी लिखना, मैं एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं यहाँ पे, एक लाजमी लिखना है कि वी कैन ट्राई टू कवर अप द कैलकुलेशन ऑफ ग्रांट थ्रू द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स मैनुअली, and if it is not possible manually then it will be considered as a scope limitation। भाई ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो टकाटक स्कोप लिमिटेशन पे ले गए। तो वो कहता है हाँ ऑल्टरनेटिव भी होता है, अगर ऑल्टरनेटिव से नहीं हो पाया तो फिर डिस्क्लेमर। तो पहले बताओ जानी, ये बात याद रहेगी। चले इधर, अब यहाँ पे एमजे बलोच भाई हैं हमारे, तो सर मैंने लिखा था कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिस स्टेटमेंट विच में लीड टू क्वालिफाइड ओपिनियन। देखो रिपोर्ट तो है ही नहीं। अब मुझे बताओ, अब जब मैं आपसे कंट्रोल की डेफिशिएंसीज की बात करता हूं तो कंट्रोल की डेफिशिएंसीज आप किसको बता रहे होते हो, दोस्त शायद गवर्नेंस को, तो आप उसको कंट्रोल डेफिशिएंसी बताओगे ना, अगर क्वालिफिकेशन होती वो तो रिपोर्ट में निकल जाती। तो यहां पे आप ये नहीं लिख सकते कि इट में लीड टू क्वालिफाइड ओपिनियन, आपने इंपैक्ट बताना होता है, मैनेजमेंट बन के सोचना होता है कि इससे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आई थिंक मेरी इनकम ओवर स्टेट हो जाएगी, जो कि होनी, तो आपने इंपैक्ट वैसे सोचना है, और हमने वैसे भी कंट्रोल में यही सीखा हुआ है। आप ही ने कहा था सर कंट्रोल रिवाइज करा दें, तो मैंने दे दिया, अब हो ही रहा है तुम्हारा रिवाइज। इधर चलें, पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बाय एडमिन पर्सनल मंथली, नो सेग्रीगेशन, ये भी तुम लोगों ने लिखा था। ओके, there is a possibility the incorrect report has been submitted to the government which might require the company to repay the, यानी हो भाई अगर वो गलत रिपोर्ट जमा कराएगा तो गवर्नमेंट की अगर हटी तो बोलेगी भाई ग्रांट वापस करो, ये लिखा था। चलो ये गुड है। इधर चलें, बोले ये अच्छा कर रहे हैं सर, जलील हो रहे हैं पर अलग अलग चैप्टर थोड़ा सा पता लग रहा है कि कहाँ मुश्किलात हैं। इधर रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द फिक्स एसेट डिपार्टमेंट वेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट। चलो सही है। रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द सीनियर पर्सनल इन द फिक्स एसेट। हमने कहा आईडी कंट्रोल, बैच टोटल कंट्रोल कैन बी प्लेस्ड ओवर द एक्सपेंडिचर वेयर सिस्टम जनरेट बैच टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड मंथली। तो ये बैच टोटल, चलो अब तुम्हें एटलीस्ट ये तो समझ आया ना कि बैच टोटल, लिमिट चेक, कहाँ एग्जिस्टेंस चेक कैसे अप्लाई हो सकता है, तो एटलीस्ट एक थॉट प्रोसेस आने लगा। तो अगर वो प्रैक्टिकलिटी पे पूछता है तो आप बता देंगे, थ्योरेटिकल तो वो भाई ने वॉइस नोट में बता दिया था कि जनरल कंट्रोल 20 मार्क्स की, मतलब मैं भी अमेज्ड हूँ। सही है, आती है तो अच्छी बात है, आप लोग याद कर लें। इधर अबे तो है ही नहीं तो कहाँ से आएगी, मतलब वो पूछता ही प्रैक्टिकल है। एनीवेज हम बोल रहे हैं ना, मैं आपका वो रिस्क भी कैटर कर दूंगा, पहले उस चाचू की बात सुन लेना, उसमें कुछ अगर एडिशनल हो तो सही है, वैसे तो मैंने सुना कुछ भी नहीं था। इधर चलें, इधर अच्छा ये मैंने सब्सटेंटिव तुम्हें बता दिए थे, एग्रीड है। अच्छा पहले बताओ यहाँ तक कोई इशू सवाल की डिस्कशन में, क्लैरिटी ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जानी जल्दी से, सारे बच्चे। हाँ जी क्लैरिटी बच्चों जल्दी, ओके गुड। अच्छा अब जरा ये बता दो जल्दी से, इधर इधर फोकस के साथ। अब हम आ गए किसके ऊपर, अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो कल मैंने 2 घंटे की कहानियां सुनाई हैं ये वही है। मतलब मैंने तो आपको कहा था ना कि मैं इंटरेस्टिंग करके पढ़ाऊंगा, आप ये खाली देख लो। बैच टोटल का समझ नहीं आया इसमें, मतलब शहीद भाई कह रहे हैं इसमें समझ नहीं आया बैच टोटल का। गवर्नमेंट ग्रांट एक एसेट के मिल रही है, मल्टीपल एसेट्स के लिए मिल रही है, और मल्टीपल एसेट्स के लिए मल्टीपल एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो मुझे अगर एक एसेट के ऊपर 50 एक्सपेंडिचर हुए, दूसरी के ऊपर 60 हुए, तो मैं क्या अलग अलग बैठ के टोटल करूं या सिस्टम में फंक्शनैलिटी डाल दूं?
फंक्शनैलिटी डाल दी और मैंने कहा कि भाई हर किसी का बैच टोटल करके बता दे किस किस एसेट पे कितना कितना खर्चा हुआ है ताकि गवर्नमेंट को रिपोर्ट चली जाए। इसमें क्या मुश्किल है शही शाह अफरीदी भाई? हाँ भाई जल्दी बता दे यार। ओके सर, तो भंगी पहले भी यही कहा था। सर ARM की ड्राइंग किसी ने बनाई है और वो पिक प्रोफाइल पे लगाई है। कहाँ है, कौन है ये? अच्छा फातिमा कह रही है सर एक बैंक गई थी, वो बोल रहे थे कि ऑडिटर बहुत तंग करता है, उसके ऑडिटर EY थे। थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। इधर चले प्लीज। देखिए अगर आपको ये सुनने को मिलता है ना कि ऑडिटर तंग करता है तो मतलब वो अच्छे से ऑडिट कर रहा है, सही है। अगर आपको ये सुनने को मिले ऑडिटर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, इसका मतलब है कि ऑडिट वो तमीज से ना रिस्क असेसमेंट करता है और जो भी करता है उसको खत्म कर देता है। तो आई थिंक आप उनमें से होंगे जो आपसे तंग हों और बोलेंगे भाई ऐसी की तैसी, इससे तो बच के। अभी कॉल आई हुई थी, जब मैं थोड़ा सा लेट हुआ इसलिए हुआ, कॉल आई हुई थी, क्लाइंट मुझे कह रहा है यार तूने 19 पॉइंट्स भेज दिए, फिर तेरा दूसरा साल है। मैंने कहा तो जो पहले साल नहीं मिला वो इस साल मिल गया। तो बोला तो पहले ओपिनियन गलत दिया था। मैंने कहा रीजनेबल एश्योरेंस, जो आया वो आया, जो अभी पता लगा वो अभी पता लगा। तो बोल रहा अगर रीस्टेटमेंट हुई, मैंने कहा रीस्टेट करा दूंगा। तो बोलेगा अपने ओपिनियन को गलत कहोगे? मैंने कहा बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था। और मैंने कहा अबव ऑल एंगेजमेंट एग्रीमेंट में इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो उसने बोला ओके मैं 19 पॉइंट पर रिप्लाई करता हूँ, फिर मैं आ गया था। चलें इधर। तो खैर ऐसे क्लाइंट बोलता है कि आप ही ने तो साइन किए, तो किए तो गलत हो गए, खत्म हो गई बात, क्या करूं? मैंने कहा मैं तो बोलूंगा AGM में जाके आप ही ने नहीं बताया था। अब प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो आपकी है। SECP मुझसे पूछेगा, मैं बोलूंगा आओ सैम्पलिंग देख लो, मैंने सैम्पलिंग रिस्क भी कैटर किया हुआ था, मेरा डिटेक्शन रिस्क कम करना था ना, और नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी कैटर किया था। दुबई तक के रिव्यूज इन्वॉल्व थे, बल्कि पूरा मतलब पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी इसके रिव्यू में। मतलब इससे ज्यादा ही मैं कौन सा डिटेक्शन रिस्क कम कर लूंगा, उसके बावजूद भी नहीं मिला तो भाई ने निकाली ना वापस चीजें, तो आ गई, रीजनेबल एश्योरेंस थी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ अगर तुम देखो और हमारी ऑडिट की मेथोडोलॉजी में कोई फर्क हो तो हम जिम्मेदार हैं। तभी तो हम कहते हैं कि सब कुछ डिटेक्ट नहीं हो सकता, पर हाँ यू डू योर बेस्ट अप टू द मैक्सिमम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो तुम्हें अपेरेंट दिख रहा है वो है। अब जब हमें ज्यादा नॉलेज आ गई, क्योंकि मेरा तो पहला साल था ना, अब जब ज़्यादा नॉलेज आई तो फिर हमें समझ आया कि अच्छा इसका प्रोसेस ये भी होता है, ये भी फैक्टर्स हैं, ये भी छुपी होती हैं चीज़ें। तो जब ये हो जाएंगी फाइनल तो बताऊंगा, अभी तो बता नहीं सकता ना, क्योंकि वो अभी अकाउंट्स पब्लिश वंस हो जाएंगे तो फिर बोलूँगा जाके देख लो, सही है। अभी आने वाला है कुछ खतरनाक सा इधर। खैर चलें अब इधर प्लीज सुनना फोकस के साथ। हाँ ये तंजील अब्बास कह रहे हैं कि सर आखिर आपने जिस चेयर पे बैठे में उससे थैली उतार दी, तुमने बेटा सिर्फ चेयर की देखी है। इधर अच्छा इधर प्लीज सुनना, प्लीज फोकस के साथ जल्दी से। क्या कह रहा है भाई? अच्छा इधर सुनो यार, ये तो है ही फारिग आदमी, इधर सुनना। एप्लीकेशन प्लीज सुनना जानी, जल्दी जल्दी इधर फोकस के साथ। अच्छा एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब ये भी वही बच्चे हैं जो मतलब थैलियां ही देखते रहते हैं। मतलब इसके अब्बू कह रहे हैं तो ये गुबार दिला रहा, बोल रहा अब्बू थैली चाहिए। इधर खत्म हो गई बात, इधर देखो इधर। अच्छा एप्लीकेशन कंट्रोल प्लीज सुनना जानी फोकस के साथ मेरे बच्चों, इधर प्लीज प्लीज फोकस के साथ। इधर हमने ये कहा एप्लीकेशन ऑपरेट होती है कुछ इस तरीके से कि पहले उसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है और वो डेटा स्टोर हो जाता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और डेटा की स्टोरेज। अच्छा अब आई बिलीव कि मुझे इनपुट के वक्त भी कंट्रोल लगाने चाहिए, ऐसा है? अच्छा आई बिलीव कि मुझे प्रोसेसिंग के वक्त भी लगाने चाहिए कि प्रोसेसिंग सही हो। तीसरा जो आउटपुट आ रहा है उस पर भी कंट्रोल हो, और जहां डेटा सेव है वो भी सिक्योर्ड हो और सही हो, बैकअप अरेंजमेंट्स वगैरह सब हो। बात कर रहे हैं हम किसकी? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पे कौन से कंट्रोल होने चाहिए? अच्छा अगर मैं इनपुट की बात करूं वैसे ही, तो एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं इनपुट कर रहा हूं तो क्या हर बंदे को इनपुट की ऑथराइजेशन होनी चाहिए? तो उसके लिए मैं लगा दूंगा इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल्स।
उसमें पासवर्ड्स आते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन आता है, थंब इंप्रेशन आता है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, बार कोड्स भी आ सकते हैं। इनपुट अथॉरिटी, यानी आप फॉर एग्जांपल सेल्स इनपुट कर रहे हो इम्तियाज वाला, तो वो सेल्स इनपुट क्या मैनुअली कर रहा है या उसको अथॉरिटी नहीं है? तो बार कोड रीडर है, तो वो बार कोड से रीड करेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पहले बताओ इनपुट ऑथराइजेशन समझ आता है? ये एक मिनट देख लो, ये रहा लॉगिन रिक्वायरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, बार कोड्स किया हुआ है हमने सिर्फ इनपुट की अथॉरिटी पे। ये थ्योरी है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल्स, लॉगिन रिक्वायरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर। पर मैं अगर एग्जामिनर में बोलूं गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ input authorization control along with its linkage with different cycles. सही है। तो ये तो हमने वैसे सीखा है। हाँ, तो अब देखिए हमने वैसे सीखा है, नहीं बनेंगे अभी तो फिलहाल। सुनो, इस बार मैंने वो नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड जो हुआ था उसके सवालात बनाए थे ना मैंने, तो वो उसका रिजल्ट आया था तो मैंने देखा था बाद में, क्योंकि 5, 15, 10% ऐसा ही कुछ घूम रहा था इधर NFO के। तो मैं तो नहीं खेल सकता था ना, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर था इधर। अच्छा इधर सुनना प्लीज, फोकस के साथ, इधर जल्दी जल्दी इधर देखो, इधर प्लीज। अब बोला फॉर्म में ही सही है इधर। अच्छा पहले बताओ इनपुट ऑथराइजेशन समझ आया? अच्छा अब इनपुट वैलिडेट करते हैं कि इनपुट जो हुआ है क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। अच्छा अब ये देखिएगा, रेंज टेस्ट, ये क्या था? अपर और जो अगर मैं तुम्हें ये कहूं, प्लीज सुनना, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, रेंज टेस्ट की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, अगर मैं तुमसे ये पूछूं मैंने पेरोल के अंदर एक रेंज टेस्ट लगाया था कि सैलरी इससे ऊपर नहीं हो सकती, तो वो इनपुट था ना जो वैलिडेट हो रहा है कि क्या ये सही है या नहीं है। अच्छा इनपुट करे कौन रहा है? सिस्टम। अच्छा पर जो, अब सुनना, सिस्टम के अंदर टाइम इन टाइम आउट रिकॉर्ड हो रहा है, पर वो थंब इंप्रेशन से हो रहा है। एग्रीड? किससे हो रहा है? तो वो एक इनपुट ऑथराइजेशन है कि एक बंदा एंटर नहीं हो सकता, यानी कोई बंदा मैन्युअली आज चेंज नहीं कर सकता। ये हो गई इनपुट ऑथराइजेशन। अब मैं कह रहा हूं सिस्टम ग्लिच की वजह से कहीं वो ऊपर या नीचे नहीं हो जाए, तो अब इनपुट वैलिडेशन। इनपुट ऑथराइज हो गया, अब जो इनपुट हो रहा है क्या वो वैलिड है भी या नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया, रेंज टेस्ट। अच्छा अब उस पे आते हैं लिमिट पे। एक बंदा है, सुनना, एक बंदा है, उसने सुबह 9 बजे आया, उसने टाइम इन किया, अब वो टाइम आउट करना भूल गया, किसी के साथ बाहर निकल गया, ऐसे दरवाजा खुला होगा। अब अगले दिन आके जब उसने किया, 2 बार उसने पे पंच इन किया, तो उसका ओवर टाइम रिकॉर्ड हो गया। हमने लिमिट लगाई हुई है, एक्सेप्शन रिपोर्ट आएगी। तो कहने का मतलब है कि या तो वो प्रिवेंट कर देगा या तो एक्सेप्शन रिकॉर्ड जनरेट कर देगा। अच्छा जब एक्सेप्शन रिपोर्ट वो जनरेट कर देगा तो ऑल टुगेदर आपको पता लगेगा कि भाई ये तो ओवर टाइम बुक हुआ है। फिर हम उसके बॉस से पूछेंगे कि भाई क्यों, क्या इसने ओवर टाइम किया? तो उसने बोला भाई नॉर्मली नहीं आता, ये ओवर टाइम क्या करेगा? तो कहने का मतलब है क्या वो डिटेक्ट हो जाएगा फिर, हाँ या नहीं? तो आप इसको डिटेक्टिव कंट्रोल कह रहे हैं। यस, क्योंकि एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी, उसके पास जा रही है। अगेन ये सारे जो कंट्रोल्स लगाए हुए मैंने लिमिट टेस्ट वाली, ये इनपुट ऑथोराइज कर रहे हैं या वैलिडेट कर रहे हैं कि क्या वो इनपुट सही है भी या नहीं भी। एक और चीज, वैसे ही एग्जांपल है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है कि अगर मैं सेल्स ऑर्डर बना रहा हूं और सेल्स ऑर्डर में मैं क्वांटिटी डाल रहा हूं, तो मैंने सिस्टम से लिंक किया हुआ है कि जितना मेरे पास माल अवेलेबल है उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, वो एरर दे देगा, प्रिवेंट कर देगा। क्यों? लिमिट है ही नहीं। एग्जिस्टेंस चेक भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहां पे कहीं दिख रहा है वो रहा। तो मैं कह रहा हूं यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि तुम ये कंट्रोल लगा कहां सकते हो। अच्छा अब जो हमने वापस, अगर मैं पेरोल पे वापस आ जाऊं, वो दरवाजा तब खोलेगा जब एम्प्लॉय आईडी सिस्टम में मौजूद होगी, एग्जिस्टेंस चेक, तभी जाके दरवाजा ओपन होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा। और फिर जब उसने, अच्छा देखो, अब जब हमने दरवाजे पे कंट्रोल लगाया हुआ है, वो एग्जिस्टेंस चेक लगा हुआ है, पर वो ऑथराइजेशन भी है, एंट्री की ऑथराइजेशन भी है। तो वो क्या, लॉगिन रिक्वायरमेंट से। पर लॉगिन रिक्वायरमेंट किस तरीके से? पासवर्ड डाल के एंटर हो रहा है थंब इंप्रेशन से, और अल्टीमेटली फिर वो वैलिडेट कर रहा है उसको।
पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ऑथराइजेशन का मतलब एंटर होने के लिए, पर जब एंटर होगा तो फिर वैलिडेट होके हो रहा है कि क्या ये प्रॉपर वैलिड है या नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है सीक्वेंस टेस्ट। अच्छा, आपको पता है ना कि हमारी इनवॉइसेस प्री नंबर्ड होनी चाहिए, तो क्या उसके लिए मैं सीक्वेंस टेस्ट का कंट्रोल लगा सकता हूं? आपको पता है चेक बुक प्रिंट होके आती है, वो प्री नंबर्ड होती है, तो जो बैंक्स या कोई भी वेंडर जब चेक बुक प्रिंट करता है तो उसके अंदर एक सीक्वेंस टेस्ट का कंट्रोल लगा हुआ होता है कि वो आउट ना हो, क्योंकि आप इतने बड़े बैच में उसको प्रोसेस करेंगे। तो आई बिलीव कि आपको ये कंट्रोल लगाना जरूरी है ताकि सीक्वेंस चेक होती रहे। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, चेक बुक्स बन रही हैं पर चेक बुक अलग अलग नाम की बनती है, ये भी पता है ना, अलग अलग अकाउंट की बनती है, अकाउंट नंबर अलग अलग होता है, चेक बुक के नंबर अलग अलग इशू होते हैं। अब सुनना, मुझे ये लगता है अगर मैं बैंक में हूं तो मैं चेक बुक प्रिंटिंग के ऊपर सीक्वेंस चेक अलग लगा सकता हूं और बैच टोटल अलग लगा सकता हूं। बैच टोटल कैसे? कि अगर 50 लीव्स की चेक बुक है तो वो बैच खत्म होगा फिर दूसरा बैच शुरू हो जाएगा, वो बैच खत्म होगा फिर, अब ऐसा नहीं है उसी पे आगे चलता है, तो वो बैच चेंज होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा बैच टोटल। यही तो सीखा था वहां पे, यही तो सीखा था, पर मैं कह रहा हूं इट्स यू नीड टू थिंक अबाउट इट, वेयर कैन आई अप्लाई। लिख नहीं रहे तुम लोग कि जो एग्जाम्पल दे रहा हूं पे फंसोगे अभी मैं सवाल में दूंगा तो सही है ना। तो ये बैच टोटल जहां जहां लग सकता है। अच्छा, इससे पहले कहां सीखा था बैच टोटल? एक्सपोर्ट वाली सेल्स में कि उसका डिस्काउंट अलग हो जाएगा, बैच के टोटल आ जाएंगे। अच्छा, वैसे अब चलो थोड़ा सा इसको तुम्हारे लिए सोचने का, ग्रांट में बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे एक तुमसे बात पूछूं, अगर मुझे ये देखना है कि मेरे रिफ्रेशर की रिसीट्स कितनी है और रेगुलर की रिसीट्स कितनी है, कैन आई इंप्लीमेंट अ बैच टोटल कंट्रोल? हाँ या नहीं? पक्की बात है, तो आप उस पर लगा दें बैच टोटल। तो यार इट्स यू नीड टू डिसाइड कि आपने कंट्रोल कैसे लगाना है। अच्छा, अब मैंने सिस्टम में एक्सेस दिया हुआ है और मैंने सिस्टम को बोला हुआ है कि भाई एक फंक्शनैलिटी है, डेवलप कराई होगी डेवलपर से, लॉग वॉग सब बने होंगे। मैंने सिस्टम फंक्शनैलिटी डाली हुई है कि जिसकी फीस 3000 से कम है उसको एक्सेस ग्रांट ना हो। ये कौन सा कंट्रोल है? लिमिट चेक। कि अच्छा, लोअर लिमिट भी तो हो सकती है ना यार? नहीं, लिमिट है, रेंज अपर लोअर दोनों है, ये सिर्फ लिमिट चेक है, ये सिर्फ लिमिट चेक है। अच्छा, अब मैंने एक कंट्रोल लगाना है कि जिसका बैलेंस ड्यू है 10 से लेके 18,000 के बीच में, रेंज टेस्ट आ गया भाई। इट्स यू नीड टू डिसाइड कि मैं इस कंट्रोल को कैसे इंप्लीमेंट करूं, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से सिस्टम बनता है, तो भाई कंट्रोल्स भी तो ऑटोमेटिक होंगे ना जब सिस्टम ऑटोमेटिक है। एग्रीड है? अच्छा, फिर हम आ गए चेक इनपुट आउट, पहले इससे पहले आते हैं चेक डिजिट पे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर फॉर एग्जांपल कभी मोबाइल पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हो तो वो बोलता है आपने नंबर्स पूरे नहीं डाले, जो अकाउंट नंबर है वो 16 डिजिट्स का है, आपने 15 डाले, तो यही तो है। नहीं आ रही बात समझ? अच्छा, फेसबुक आपको कहता है कि भाई मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड, चेक डिजिट, तो यही तो कंट्रोल है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे लगाते हैं उसको। भाई पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आती है हाँ या नहीं? क्लैरिटी ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, चेक इनपुट आउटपुट। अच्छा, हमने कहा कि लिमिट टेस्ट क्रेडिट कस्टमर पे भी लग सकता है, क्या हमने ये सीखा हुआ है ऑलरेडी? अच्छा, कैसे लग सकता है लिमिट टेस्ट क्रेडिट कस्टमर पे? कि इस लिमिट से नहीं, आप उसको सेल ऑर्डर ही जनरेट नहीं होगा जब तक उसकी ये लिमिट खत्म ना हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम में फंक्शनैलिटी लगाई हुई है, उसने ऑलरेडी 5 लाख की सेल्स की हुई, उसकी लिमिट थी 7 लाख, मैं पीओ सेल्स ऑर्डर बनाने जाऊंगा 3 लाख का, क्यों? प्रिवेंट नहीं कर रहा है, पक्की बात है, क्योंकि वो लिमिट चेक लगा हुआ है। ऐसा ही है। अच्छा, लिमिट चेक इसलिए लगा हुआ है ना क्योंकि वो बैलेंस को चेक कर रहा है कि कितना बैलेंस एग्जिस्ट करता है, तो साथ साथ कौन सा कंट्रोल लगाया है? एग्जिस्टेंस टेस्ट, कि कितना बैलेंस अभी एग्जिस्ट करता है।
चलो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा टू मेक इट वेरी एंड फर्दर इंटरेस्टिंग। हमने एजिंग रिपोर्ट सुनी है, ऐसा ही है। अच्छा, एजिंग रिपोर्ट में मुझे ये देखना है कि किस किस का बैलेंस 30 दिन से ऊपर गया, 60 दिन से ऊपर गया, 90 दिन से ऊपर गया। ये या तो मैं मैनुअल बना सकता हूँ और सिस्टम में बनाऊंगा तो सोच लेना एक बार इनमें से कौन सा कंट्रोल लगाऊंगा। देखो वापस से बैच टोटल नहीं, गलत। इधर आप कह रहे हैं कि लिमिट और रेंज दोनों लगेंगे, कि जो 1 से लेके 30 तक में है वो अलग कर दे और 31 से लेके 60 तक है वो अलग कर दे। तो अगर एग्जामिनर इस पे आ जाए तो तुम बता सकते हो कि इसमें मैं रेंज टेस्ट लगा सकता हूं और फिर इसको एक बयान। देखो रेंज टेस्ट सिर्फ लिख के आओगे ना नंबर नहीं मिलेंगे, आपने पे बयान करना होगा कि वी कैन इंप्लीमेंट अ रेंज टेस्ट कंट्रोल इन विच 1 to 30 days balances outstanding should be classified separately। अब सेपरेटली का मतलब है पूरा बैच अलग होगा ना, क्या कह रहा हूं मैं, पूरा। तो इसका मतलब बैच टोटल भी आ रहा है कि लिमिट टेस्ट भी हो गया, रेंज टेस्ट भी हो गया और बैच टोटल भी हो गया। तो जो प्रोग्रामर्स, मैं वापस से देखो आपने ये लिखना होगा इसमें कि अगर मैं एजिंग बनवाना चाहता हूं सिस्टम से ऑटोमेटिक, तो पहले तो मैं रेंज टेस्ट करवाऊंगा। अच्छा, 1 से लेके 30 वाले एक बैच में हो जाएंगे, 31 से लेके 60 वाले एक बैच में हो जाएंगे और 61 से लेके 90 वाले एक में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ये रेंज टेस्ट लगाया, एक लिमिट भी लगाई हुई है कि इससे ऊपर नहीं जाए, पहले टोटल होकर साइड में हो जाए, तो ये बैच टोटल भी हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे बैच किसका बैच बन रहा है, डेज का। यस, टोटल बैच बन रहा है कि भाई सब एक जगह कर दो। पहले बताओ बात समझ आती है, क्लैरिटी है, ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो बात समझ आती है जल्दी से। और हाँ, अगर मुझे ये जानना है कि कोई भी बैलेंस 30 दिन से ऊपर जाए तो मुझे फौरन पता लग जाए, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, सीधा सीधा पता लग जाए आपको। तो अच्छा, ये रिकवरी के लिए, रिकवरी के अलर्ट्स आएंगे। तो देखो ये सारे कंट्रोल्स तुम उसमें लगा सकते हो बैड डेट्स के ऊपर। तो ये तुम्हारी सजेशन हो सकती है कि भाई मैं इसके ऊपर ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट लगा सकता हूं कि बैलेंस अबव सर्टेन अमाउंट। अच्छा, और अगर जैसे पीडीसीएल करता है, अगर आपने उसकी ड्यूज क्लियर नहीं की ना 1 महीने में, वो आपको टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस मार्क कर देता है सिस्टम। उससे होता क्या है कि आपकी सर्विस डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैसेज हो गई तो कह रहा हूँ ना, ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आप उससे लिंक करते हो तो सब कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ यूज यही करना है, सिचुएशंस अलग अलग हैं। जैसे अभी मैंने रिसीवेबल से पूरा लिंक कर दिया, इसको एग्रीड है, पक्की बात है। चलें ओके, लास्ट वाला चेक इनपुट आउटपुट बता दें, अभी बताया ही नहीं है, वो तो अभी आते हैं उसके ऊपर सुनना। अच्छा, चेक इनपुट आउटपुट का मतलब ये बड़ा सिंपल है, मतलब ये यूजुअली हर सिस्टम में ही होता है। इनपुट आउटपुट का मतलब ये है कि एक बंदा अगर इनपुट कर रहा है कि मुझे लेट से 5 प्रिंट करने हैं, प्रिंटर कभी यूज किया किसी ने, वैसे ये देखा तो होगा यूज होते हुए। तो आप देखते हैं इनपुट होता है 5 कॉपीज, तो आउटपुट भी, तो ये इनपुट आउटपुट कंट्रोल होता है कि जितना इनपुट कर रहे हो उतना ही आउटपुट। ऐसा नहीं हो कि ये 5-15 निकाल के बैठा हुआ है। तो ये इनपुट आउटपुट, मतलब वैसे बता रहा हूं बेसिक। अच्छा, एक चीज समझने की बात, अगर अब आई डोंट नो कि तुम्हें ये बात पता है कि अब जब आप लोग वो जो वेंडिंग मशीन होती है, मतलब वो तो मैं खैर ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ बीइंग एन ऑडिटर, तो इसलिए मुझे पता है। वेंडिंग मशीन है, अब उसके अंदर आप 50 का नोट डालें, 100 का नोट डालें, ऐसा ही है। तो वो सुनना, वेल्डिंग नहीं भंगी। अब ये तो, अब मुझे इसको अपने दादा परदादा के काम याद आ जाते हैं ना वेल्डिंग के। अब ये समझे जब तक तब तक इसको देर हो जाएगी। इधर सुनो, इधर खानदानी वेल्डर है भाई इधर। अबे वेंडिंग मशीन बोल रहा हूँ, ये वेल्डर मशीन बोल रहा है। अभी इसने चश्मा लगा लिया था, पर ये वेल्ड क्या करता है वो बाद में बताता हूँ तुझे। इधर चले अच्छा इधर सुनो, बोल रहा ऐसे ही इमेजिन कर रहा था मैं। इधर सुनो, अच्छा अब जब वेंडिंग मशीन में आप इनपुट करते हैं कि 50 का नोट है, तो वो आउटपुट पे आपको लेके जाता है जब आप सेलेक्ट भी क्या कर सकते हैं,
तो फिर इनपुट आउटपुट मैच होता है। ये इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स वहां लगे हुए होते हैं कि जो इनपुट किया है उसी से रेलेवेंट आउटपुट। अच्छा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने 50 रुपए डालना 100 की चीज टक्कर के नीचे गिर गई हो कि भाई ये है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनपुट वर्सेस आउटपुट समझ आता है कि जितना आपने इनपुट किया उतना ही आउटपुट, तो ये कंट्रोल उस पर लगाया जाता है कि इनपुट वर्सेस आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो यहां तक बात समझ आती है? जल्दी से जानी सारे बच्चे। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो ये तो हो गया इनपुट की ऑथराइजेशन और वैलिडेशन। अच्छा, इनपुट ऑथराइज बंदा कर रहा है और प्रॉपर वैलिडेट भी होता है। अच्छा, अब हम आ गए प्रोसेसिंग पे। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। प्रोसेसिंग पे, प्रोसेसिंग में कोई एरर आ गया, अच्छा आप प्रोसेसिंग में मैनुअल रिव्यू भी कर सकते हो कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। अच्छा, तो ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट और एक्सेप्शन रिपोर्ट में क्या फर्क है? ये प्रिवेंट करेगा, वो डिटेक्ट करेगा। चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। अच्छा, चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर्स ये होते हैं कि कभी आप अगर एक्सेल में काम करें और आप काम किए जा रहे हैं, लाइट चली गई, आपका सारा काम खत्म, तो ऑटो सेव पे लगाना पड़ता है ऊपर जाके फीचर। तो ये वो है चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर, यानी आप अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटी। अब ऐसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि जैसे सही कह रहे हैं, जैसे गेम्स में भी होता है। अब आप सैन एंड्रियास खेल रहे हैं, वो पीछे बंदी को बिठा के भगा रहे हो, भाई लाइट चली गई। अब आप बोल लो यार ये मसला हो गया। ये बिल्कुल सही बताया इसने। इधर चले, तो कहने का मतलब ये है कि वो चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर का मतलब ये है कि टिल द टाइम जहां तक आपने प्रोसेसिंग की है वहां तक वो सेव। अच्छा, दिस कंट्रोल इज बेसिकली बीइंग प्लेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग योर प्रोसेसिंग। यस, वहीं तक कर लेते हैं ना, तो वो बाहर में जाके सेव करना होता था ना, वो बटन आता है होम का, तो उसके आगे तो खेला पूरा है, ऐसा नहीं है। हाँ, इधर अभी हम क्या कह रहे हैं, फनी है, फैनी होता है, फनी नहीं होता, फैनी मैग्नेट होता है। हाँ, अच्छा, ये मतलब तुम लोग जिस तरीके से तरसे हुए हो, तुम्हें मिली ही सिर्फ गेम में, ये भी बात है। इधर चले, अच्छा ये भी है, रो रहे हैं यहाँ पे इधर। हाँ, हमारा पासवर्ड तो घूम रहा होता था, आजकल पता नहीं कहाँ हो, मैं बताऊंगा तो तुम लोग शर्मा जाओगे। चलो खैर, अच्छा चले, पहले बताओ प्रोसेसिंग का मतलब समझ आता है जानी, क्लैरिटी है, ओके। इधर अच्छा, प्लीज सुनना है, प्लीज फोकस करना। आउटपुट या प्लीज सुनना, क्योंकि देखो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसमें आपने बोला कि भाई पहले इनपुट बंदा जो है ऑथराइज होना चाहिए। अच्छा, इनपुट ऑथराइज होना चाहिए, फिर इनपुट वैलिडेटेड होना चाहिए, फिर प्रोसेसिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो वो सामने ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आ जाएंगी। यहां तक तो बात हो गई सही। अच्छा, अब जब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा आउटपुट। अच्छा, बिफोर लुकिंग एट दीज कंट्रोल्स हम सिंपल एक बात कर लेते हैं ना, आपका जो आउटपुट है कॉन्फिडेंशियल है? यस, और उसमें कोई मैनिपुलेशन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, आई बिलीव कि उसके ऊपर लिमिटेड एक्सेस राइट्स होनी चाहिए, हर किसी के एक्सेस में होना। अच्छा, और जब आपका आउटपुट एक तरीके से आ गया आपके सामने तो वो एक रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, वो एक। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें उसकी बात बताऊं ना कि ऑल टुगेदर अगर मैं PDCL की बात करूं, उसके स्विचेस की, जहां से डेटा रिकॉर्ड होता है, तो वो रिकॉर्ड होता है अलग लैंग्वेज में, 1010 ऐसे कुछ करके, बाइनरी और बिट की लैंग्वेज में। अच्छा, अब उसके लिए एक मेडिएशन सिस्टम लगाया गया है जो वो कन्वर्ट करता है रीडेबल नंबर्स में। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सही है, प्रोसेसिंग तो हो गई, पर आउटपुट शुड बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, और जिसके पास वो आउटपुट गया है उसका लॉग मेंटेन होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, कोई बताएगा? कि अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई है तो हमें पता होगा कि इन लोगों को पता था। तो हम जब इतने हाईटेक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं ना, अच्छा मैं वैसे आपको बताऊं PDCL के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, उसका पर पैकेज का एवरेज रेट कितना है, प्राइसिंग, वो आपको नहीं पता लग सकता, क्योंकि वो ऑल टुगेदर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। यूफोन के सब्सक्राइबर्स कितने हैं वो आपको नहीं पता लग सकता, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है।
तो वो सारी प्रोसेसिंग होती है ना। अच्छा, यूफोन ने कितने एमबीज यूज करवाए लोगों से, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगी नहीं होगी? तो हाँ मेरे पास होगी, पर वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ड्यू टू बाउंड बाय द कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मुझे इतना पता है कि जब यूफोन अपनी पूरी असेसमेंट करता है, उसको ये बात पता है बिजनेस डिसीजन के लिए कि हमारे पास ये डेटा इतने एमबीज यूज हुए, इतने मिनट्स यूज हुए, इतने ऑफ नेट, इतने ऑन नेट, तो उसके बाद पूरा डेटा होता है। बट अगेन ये डेटा जब रिकॉर्ड हो रहा है तो इनपुट ऑथराइजेशन है। मुझे बताओ स्विचेस में कोई छेड़खानी कर सकता है या ऑटो इनपुट है? अच्छा, ऑटो इनपुट होने के बाद उसमें वैलिडेशन कंट्रोल लगे हुए हैं। अच्छा, उसमें वैलिडेशन कंट्रोल क्या है? सुनना, अगर एक कॉल चली जिसका यूजेज आ रहा है 0 तो दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, उसकी एक्सेप्शन रिपोर्ट आएगी प्रोसेसिंग के अंदर, वो यहां पे आ गया। अब जब सारी चीजें सही हो गई, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकल के आएंगे वो मेरा होगा आउटपुट। वो क्या होगा? अच्छा, आउटपुट रीडेबल होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, जिसके पास गया उसका नाम और लॉग मेंटेन होना चाहिए। अब जरा इसको रीड करते हैं इस थीम को समझने के बाद। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, हर किसी के पास नहीं होता इख्तियार। लॉग ऑफ चेक विजुअली फॉर, यानी रीडेबल होना चाहिए। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ऑन। अच्छा, जब मैं वैसे HBL में था ना मैं, तो होता ये था कि वहां पे प्रिंटिंग पे रिस्ट्रिक्शन थी। यानी फॉर एग्जांपल आपने वैसे तो बड़े भरपूर कंट्रोल लगाए हुए हैं कि किसी बंदे के हाथ में नहीं लेके प्रिंट निकाल के पेज उड़ाते फिर रहे हो। स्क्रीनशॉट वाला भी ब्लैंक हो जाएगा ना, जैसे हमने लगाया हुआ है। तो वो मैं कह रहा हूं जो आउटपुट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, हर किसी को कॉपी नहीं करने दे सकते। आगे, अच्छा फिर वो कह रहा है कि जिसके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची आउटपुट की, उससे एक्नॉलेजमेंट लो कि तुझे ये रिसीव हो गई है, ताकि ये पता लग जाए हाँ भाई यहां से गई और वहां पे रिसीव हो गई है। अच्छा, ई रिपोर्ट शुड बी, यानी अगर मुझे PDCL कोई रिपोर्ट जनरेट करके देता है तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। वो पासवर्ड सिर्फ किसको बताया जाएगा? जो वो उसका यूजर है। और यूजर कौन है? इसका लॉग मेंटेन होगा, हाँ या नहीं? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि आपकी डेटा सिक्योरिटी है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि आपकी डेटा सिक्योरिटी है। सर प्रिंट भी तो वही कर सकता है ना जिसको एक्सेस, वहां वही तो कह रही है, वही तो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रिंटिंग होनी चाहिए। कि अगर आप ये देखो, दो अलग चीजें रखो ना, एक सॉफ्ट में डेटा रखा हुआ है तो कंप्यूटर तक पहुंचने का किसी को एक्सेस नहीं है, अगर कोई पहुंच भी गया तो प्रिंटिंग पे भी एक्सेस नहीं है। कि प्रिंटिंग के ऊपर भी, प्रिंट के लिए भी पासवर्ड डालने पड़ते थे हमें कि भाई प्रिंट कर रहे हो तो पासवर्ड एंटर करो फिर होगा, और जिसका PC है वही पासवर्ड डाल सकता है। एग्रीड है? तो वो कह रहा है भाई आप लॉग बना दो एक, कि जो आपका आउटपुट आया है वो आउटपुट पहले तो हर किसी के एक्सेस में होना, विजुअली रीडेबल होना चाहिए, ऐसा है। लॉग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए, प्रिंटिंग पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और अबव ऑल ई रिपोर्ट अगर पड़ी हुई है, सॉफ्ट में पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? पासवर्ड होना चाहिए। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? अच्छा भाई सही है। थर्ड रिपीट करते हैं, चेक विजुअली। बेटा अभी 5वीं बार बता रहा हूं, चेक विजुअलिटी का मतलब है कि रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट पे जैसे GML पे आती है, क्या यही कंट्रोल है? क्या? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट पे तुम्हें GML पे आती है, मुझे बताओ क्या वो आउटपुट है? हाँ या नहीं? चलो एक एक करके अगर तुमने मुझे बता दिया, मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें पिछले कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। सुनना, जब बैंक स्टेटमेंट बैंक प्रोसेस कर रहा होता है तो वो अकाउंट नंबर डालता है, वो क्या चेक करता है? वेरी गुड, एग्जिस्टेंस चेक। क्या करता है वो? इनपुट वैलिडेशन, इनपुट। अच्छा, हर कोई बैंक स्टेटमेंट निकाल सकता है? इनपुट ऑथराइजेशन, एग्रीड, पक्की बात है। अच्छा अब आगे सुनना, आपने पीरियड ऑफ बैंक स्टेटमेंट होता है यहां से यहां तक। अच्छा, आपने वो पीरियड गलती से एंटर कर दिया जब वो अकाउंट होल्डर ही नहीं था, जब वो अकाउंट होल्डर ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट आ गया। क्यों? नहीं, अबे भाई प्रोसेसिंग एरर है, अबे वो है ही नहीं, तो तुम्हें बता रहा है प्रोसेस क्यों नहीं हुई? मुझे नहीं बात समझ आई, वो था ही नहीं। अच्छा, हम डाल रहे हैं 2018 से लेके अब तक की बैंक स्टेटमेंट, उसने अकाउंट ही 22 में खुलवाया, तो 18-19 का वो ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट आएगा ना। उसने पहले देखो, एक तो बात ये हो गई ना कि उसने पहले एग्जिस्टेंस चेक किया, इनपुट ऑथराइज है, इनपुट वैलिडेटेड है, प्रोसेसिंग में मसला आ गया, और उसने जाहिर सी बात है पे चेक किया कि उसका अकाउंट कब से था, रेंज, तो प्रोसेसिंग में उसने एरर दे दिया।
चलो मैंने कहा सारे पैरामीटर पास करके आगे निकल जाओ, एक आउटपुट आएगा। ऐसा है? हर किसी को बांट दें उसकी बैंक स्टेटमेंट, या कॉन्फिडेंशियल है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है? अच्छा, जिसको मैंने भेजा उसका लॉग है, रीडेबल है, यही कंट्रोल्स हैं। और बाज़ औक़ात बैंक लिख के भेजता प्लीज एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस ईमेल। और आजकल तो आउटलुक में फीचर भी है, पता है, कि जो आपको ईमेल भेजता है ना, वो ओपन करते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है प्लीज क्लिक येस टू प्रोसीड टू रीड द ईमेल। जैसे ही आप येस करते हो उसके बाद मैसेज चला जाता है कि ईमेल एक्नॉलेज हो गई। तो ये एक्नॉलेजमेंट कंट्रोल्स हैं कि सामने वाले को डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। क्या कहते हैं? ये लिख लेना अपने पास को, कहते हैं कंट्रोल्स ओवर, कि डेटा जो ट्रांसमिट हुआ है सही बंदे के हाथ लगा या नहीं लगा। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्स ओवर। तभी तो आप उससे एक्नॉलेजमेंट ले रहे हो कि भाई बता दे मिला या नहीं मिला, किसी और को चिपक गई ईमेल। कभी कभी ऐसा होता है, सेम नाम के बंदे होते हैं। मेरे अब ईवाई के अंदर एक आकाश है जो नीचे कंसल्टिंग में काम करता है, वो मैनेजर है, मैं सीनियर मैनेजर हूँ। अब उसको होता ही है कि दुबई की ईमेल आती हैं उसके बाद चली जाती हैं। अच्छा, मुझे दुबई का पार्टनर कॉल करके बोल रहा है कि व्हाई यू हैवंट रिप्लाइड टू माय ईमेल बिकॉज इट्स वेरी अर्जेंट, व्हाई यू हैवंट रिव्यूड। मैंने कहा आएगी तो करूंगा ना। बोले नो सी दिस इज आकाश। मैंने कहा दिस इज अनदर आकाश, द गुड वन इज ओनली वन इन द अश्योरेंस इधर। तो फिर मैंने उसको बोला भाई तेरे को खुदा के वास्ते ईमेल आया ना, मुझे भेज दिया अगर। तो वो अब क्या करता है, उसको कोई भी अपनी भी ईमेल आ रही होती है ना, कभी कभी मुझे भेज देता है, बोलता है भाई ये ले ले यार। तो ये क्या कह रही है, क्या? हाँ नहीं, ये तो अब नहीं, तो उसमें नहीं, ये तो कंट्रोल है ना। एम्प्लॉय कोड अलग है, एम्प्लॉय कोड अलग है ना। ईमेल तो चलो लग सकती है भंड, बट एम्प्लॉय कोड क्या है, अलग है। तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरी आईडी ये है, उसकी आईडी ये है, तो प्लीज यहाँ भेजा करो। तो पहले बताओ एक्नॉलेजमेंट का मतलब समझ आता है? अच्छा, आप अबव ऑल आगे इधर, अच्छा मास्टर डेटा। अब जब आउटपुट आ गया तो क्या कहीं वो स्टोर होना चाहिए? हाँ, अब देखो क्या वो रेगुलर अपडेट होना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा, रेगुलर अपडेट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका आपने बैलेंस डिपॉजिट कराया एक ब्रांच में, तो वो लाइव अपडेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने आपने किसी को चेक बुक इशू की हुई है, चेक इशू किया हुआ है, तो वो फौरन इमीडिएट पैसे निकालेगा, वरना आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। ये पूरी एप्लीकेशन के कंट्रोल्स हैं कि अपडेट। इसको यूं भी सोचो, एक बंदा आपसे क्रेडिट परचेजेस करके गया, एग्रीड है? अच्छा, क्रेडिट परचेजेस अपडेट होते ही उसका जीएल फौरन अपडेट हो जाना चाहिए। रीजन नहीं, वरना अगर वो अगले ही लम्हे परचेज करने आ गया तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्रेडिट लिमिट ब्रीच की है। तो दिस इज व्हाई वी डू अपडेटेड रेगुलरली। मेरे ख्याल से तो लाइव होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। तो अगर नहीं भी होता तो वो कहता है कि भाई रेगुलर अपडेट करो। ये एक फीचर है कि ऑटोमेटिक होना चाहिए ये। अच्छा, मुझे बताओ ना, अगर आप पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में अकाउंट हो आपका, आप डिपॉजिट कराते हो, वो लाइव अपडेट हो जाता है, तो वो रेगुलर अपडेट है ना, वो यही तो यूज़ कर रहे हो। एक और चीज़, अगर आपने, प्लीज़ सुनना, अगर आपने ऑल टुगेदर एक बैंक से लोन लिया, यानी एक ही बैंक से लोन लिया, एमसीबी से, लेट से, आप एमसीबी की अगली ब्रांच में गए, वहाँ से भी लोन ले लिया, उसकी अगली ब्रांच में गए, वहाँ से भी लोन ले लिया, ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा? रेगुलर अपडेट हो रहा है डेटा। अच्छा, तो आपका एनआईसी भी अपडेट हो गया होगा, तो जब वो एनआईसी एंटर करेगा तो वो क्या चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है? एग्जिस्टेंस चेक। ऐसा ही है, अगर वो प्रॉम्प्ट आ गई कि आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, तो वो बैलेंस भी बता देगा। ऐसा ही है, वो बता देगा। और सिस्टम में प्रिवेंशन कंट्रोल लगे हुए हैं कि एक बंदे को इससे ज़्यादा लोन देना ही लिमिट चेक लगा हुआ है। तो यही तो वो चीज़ें हैं जो अभी रियल लाइफ में काम हो रही होती हैं, पर वो सिस्टम की थिंकिंग प्रोसेस है कि आपने कैसे कंट्रोल को यूज़ करना है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। पहले बताओ कहानी यहाँ तक समझ आती है? अब आगे सुने। मैनेजमेंट रिव्यू। अच्छा, मैनेजमेंट देख रही होती है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कि डेटा हमारा कैसे चेंज हो रहा है, उसमें भी कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, तो बोलती हैं भाई अपडेट करो, ये कहाँ रह गई फाइल्स। एक्सेस राइट्स। अच्छा, हर किसी को एक्सेस दे दें डेटा पे, क्यों? कल एक एग्जांपल दी थी इस पे,
कि हमारे लेक्चर हमें ही बेच रहा था, हमारे लेक्चर, क्योंकि हमारा डेटा पे कंट्रोल नहीं था। अच्छा, अब टेक्निकली ये डेटा ही हो गया था हमारा। तो सुनना, अब आगे सुनो। एक्सेस राइट्स का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को मेन डेटा पे एक्सेस दिया ना, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर रहा है, इस बात को सुनना, वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं करेगा, वो अवेलेबल डेटा में से कुछ डिलीट कर देगा, अवेलेबल डेटा में से कुछ। और अगर डिलीट कर दिया, लेट्स से एक बंदे की क्रेडिट लिमिट सेट हुई हुई है, उसने उसको चेंज तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स है, तो उसने उसकी ट्रांजैक्शंस को डिलीट कर दिया, तो उसकी फिर क्रेडिट लिमिट रिवोक हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, तो वापस से परचेज कर सकता है। भाई फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम में घुसा, उसकी परचेज मैंने डिलीट कर दी, और वो बैलेंस वहीं से तो मैच करता है, आपने वो बैलेंस ही उड़ा दिया। तो जब बैलेंस डिलीट कर दिया तो जो सिस्टम एग्जिस्टेंस चेक परफॉर्म करेगा उसमें बैलेंस अपीयर नहीं हो रहा होगा, तो बोल रहा है लिमिटेड एक्सेस राइट्स रखो। और वो कह रहा है रिकॉर्ड काउंट एंड कंपेयर विद द प्रीवियस रिकॉर्ड, यानी हमने एक कंट्रोल लगाया हुआ है कि अगर 6 महीने हो चुके हैं तो 6 महीने का डेटा हमारे पास सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, और हमें इसको पिछले साल के या पिछले महीने के डेटा से कंपेयर करना चाहिए। अगर कोई अनॉमली मिलती है तो इमीडिएटली रेक्टिफाई करनी चाहिए कि देखो बोल क्या रहा है, रिकॉर्ड काउंट एंड कंपेयर विद द प्रीवियस वन। 6 महीने हो चुके तो 6 महीने की फाइल्स होनी चाहिए। 7 महीने हो चुके, अच्छा पेरोल है, कितने महीने चलता है, 12 महीने, तो 9वें महीने में मौजूद हो तो 9 मंथ्स का पेरोल डेटा 10वें पे मौजूद हो, 10 मंथ्स का होना चाहिए। कंपेयर करना है आपने। अच्छा, कंपेयर किसको कह रहा है, इस मंथ के पेरोल को प्रीवियस मंथ के पेरोल से कंपेयर करो, देखो कोई अनॉमली तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि डेटा गलत हो, तो वो कंपैरिजन से सामने आ जाएगा कि भाई मंथ ऑन मंथ वेरिएशन कितना ही हो जाएगा। तो अगर डेटा की एक्यूरेसी देखना चाहते हो तो पहले काउंट प्रोसीजर लगाओ और फिर कंपेयर भी कर लो कि पिछले मुकाबले में इस बार जो डेटा अपलोड हुआ है उसमें वेरिएशन कितनी आ रही है। अच्छा, अब अबव ऑल अगर मैं हम कहें तो 2 चीजों का मिक्सचर हमने सीखा, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल। वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ, वो आउट ऑफ द टॉपिक पूछ रहा हूं, मुर्तजा लिमिटेड वाला सवाल भेजा था। जी बेटा मैं भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा मैं उसको, देख के इधर सुनना प्लीज, फोकस इधर। अच्छा भाई, स्क्रैच कार्ड वाला तुमने मुझे भेजा, तो वो तो उस पर है ना फेसबुक पे, हाँ तो उस पर लगा देना यार जानी, वहां पे वो चेक कर लेगा ना इधर। चलो एनीवेज सुनो, जनरल कंट्रोल में अब मैं तुमसे ऐसी ऐसी बातें पूछूंगा कि भाई तुम्हें बताना सीधा सीधा, ताकि वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी तुम्हारा कवर हो जाए। सुनना इधर, 20 मार्क्स वाला इधर। मैंने ये कहा सबसे पहले, अगर तुम्हें नया आईटी सिस्टम खरीदना है या खुद बनाना है, उस पर क्या कंट्रोल्स होंगे, आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा, ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू यूज इट की गाइड होगी, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, एक्नॉलेजमेंट, यही था। हर किसी के पास एक्सेस होना चाहिए, डेवलपर और वो अलग अलग होने चाहिए। अच्छा, अगर इफ आई वांट टू मेक सम चेंजेस इन द सिस्टम, रिक्वेस्ट रेज होगी, अप्रूव होगी, चेंजेस होंगी, लॉग बनेगा, ट्रेनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, लाइव होगा, यही था। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि देखो एक तो हो गए चेंजेस, मैं प्रिवेंट करना चाहता हूं अनऑथोराइज चेंजेस, फायरवॉल। देखो 2 अलग अलग फर्क, एग्जामिनर इसमें घुमा देगा वरना। एक तो हो गई चेंजेस जो आपने खुद करवाई, एक है अनऑथोराइज चेंजेस से बचने के लिए। यस, तो हैकिंग से बचने के लिए, तो उसके लिए क्या हम फायरवॉल लगा सकते हैं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो फायरवॉल लगा दिया तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का क्या मकसद है, सर्वर ही ले जाएगा तो क्या कर लोगे। अच्छा, आई थिंक तीसरा हो सकता है लॉग भी बनाने चाहिए कि जो चेंजेस हुए हैं वैसे ही पकड़ में आ जाएंगे, अगर अनऑथोराइज भी हुए तो सामने आ जाएंगे, बोलेंगे भाई हमने हमारे लॉग में तो किसी ने रिक्वेस्ट ही नहीं की थी, तो चेंज कैसे हो गया। तो पहले बताओ, ये बात समझ आती है, क्लैरिटी है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, पासवर्ड वगैरह हो गए कि हर किसी को एक्सेस नहीं होता, ऐसा ही है, पक्की बात है। अच्छा, फिर हमने कहा कि यार एक और भी तो था उसके अंदर कि हम कह रहे हैं बैकअप मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी प्लान, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें करा सकते हो आप। ये होगा जनरल कंट्रोल। अब हम आ गए किस पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटा। चले, अच्छा इनपुट में भी 2,
ऑथराइजेशन, वैलिडेशन। वैलिडेशन में एग्जिस्टेंस, लिमिट, रेंज, बैच, इनपुट आउटपुट, चेक डिजिट। तो मैं फिर कह रहा हूं, देयर इज अ काउंटलेस थिंग कि मैं इसको कहां कहां कनेक्ट कर सकता हूं। आपने सिर्फ सोचना है, जो मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए कि कहां कहां ये अप्लाई हो सकता है। अच्छा, फिर जब इनपुट ऑथराइजेशन हो गई, वैलिडेशन हो गई, प्रोसेसिंग के वक्त फिर वो ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट दे देगा। अच्छा, एक्सेप्शन रिपोर्ट दे देगा, मैनुअल रिव्यूज कर सकते हो और चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर लगा सकते हो कि भाई जहां तक काम हो गया, अब उसके आगे आगे देखेंगे ताकि डेटा लॉस ना हो। अच्छा, एक बार आउटपुट आ गया, हर किसी को दे दें, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, लिमिटेड एक्सेस, एक्नॉलेजमेंट्स रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, अब जब ये सारी चीजें प्रोसेस होकर डेटा आ गया, लिमिटेड एक्सेस, हाँ या नहीं? अच्छा, इससे जनरल भी कंट्रोल कनेक्ट कर सकता हूं मैं कि लिमिटेड एक्सेस तो होगा, इसकी बैकअप अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि डेटा का ही तो बैकअप अरेंजमेंट किया था तुमने कि जो डेटा प्रोसेस होके आया है क्या वो सही तरीके से मौजूद है, बैकअप के साथ मौजूद है या, ताकि मेरे ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, फिर हम ये कह सकते हैं काउंट प्रोसीजर एंड कंपेयर विद द प्रीवियस वन, ये भी कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स भी हो सकते हैं, ऐसा ही है। और टाइमली अपडेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी बताओ? ताकि अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहे और हम मिसलीड ना हो। अगर मुझे कोई डिसीजन करना है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए ना, तो वो यही कह रहा है। अच्छा, अब एक सवाल, रिकॉर्ड बिटवीन लॉग ऑफ रिक्वेस्ट रेज एंड चेंजेस मेड, ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अच्छा कंट्रोल है कि रिकॉर्ड बिटवीन द चेंज रिक्वेस्ट मेड एंड द चेंजेस एक्चुअली मेड, दोनों का कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि अनऑथराइज्ड हैं। कौन सा? हाँ, बस लॉग जो चेंजेस का होगा तो सिस्टम में हुआ है ना। अब जो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किए वो हो सकता है उससे कम हो, तो जो लोगों ने रिक्वेस्ट किए वो कम है और लॉग में चेंजेस आ रहे हैं, तो देखो लॉग तो बना हुआ है ना, तो हम बोलेंगे बाकी अनऑथराइज्ड चेंजेस किसने किए। क्या वो डिटेक्ट हो सकते हैं? पर डिटेक्ट कब हो सकते हैं? जब क्या बनेगा? लॉग बनेगा। अब मेरी मुसीबत क्या थी उस बैंक में? लॉग नहीं था। अच्छा, वो कह रहा था वो देख लो ना, मैनुअल लोगों ने रिक्वेस्ट की है। मुझे मसला उससे था जो रिक्वेस्ट की या उससे था जो पता ही नहीं है? जो पता ही नहीं है। तो पहले बताओ जानी, एप्लीकेशन और जनरल में वाज़े तौर पे फ़र्क समझ आता है। अब इसके ऊपर एक ही चीज़ रह गई है, कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वो हम अगली क्लास में करते हैं। सही है? तो ये क्लोज। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।